आपने सुना होगा हस्बैंड वाइफ का केस चलता है, लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े में बहुत सारे केसेस दोनों पार्टीज के अगेंस्ट एक दूसरे पे लोग करते हैं। हस्बैंड वाइफ पे करता है, वाइफ हस्बैंड पे करती है। मगर इस केस में क्या होता है कि दोनों फैमिलीज बहुत ज्यादा फंस जाती हैं। जैसे कि वाइफ ने केस किया डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस में वो क्या बोलती है कि नहीं जी मेरे को भी मारा, मेरे को मारा, उसके हस्बैंड ने भी मारा, उसके ससुर जी ने भी मारा, उसकी सास ने भी मारा, उसके बहन ने भी मारा। दिस अ कॉमन कंप्लेंट, ये सब चलता रहता है, बेसिक कंप्लेंट्स है। ऐसी करके अदर कंप्लेंट्स होती है, लाइक एक सबसे फेमस सेक्शन है 498A 406 और 34 आईपीसी। ये तो कॉमन सेक्शन लगते ही है जैसे एफआईआर होती है। 498A 406 होता है डाउरी का, कि आप लड़की आप पे एलिगेशंस लगाती हैं कि लड़के के घर वालों ने मेरे से दहेज मांगा, मेरे माता पिता को परेशान किया, हरास किया और इनसे दहेज मांगा। अब इस केस में लड़के वालों को प्रूव करना पड़ता है जी हमने दहेज नहीं मांगा, या हमने दहेज नहीं मांगा था, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, जो दिया था हमने वापस कर दिया। तो ये सब एक पार्ट है 498 406 का। बट उसमें एलिगेशंस कैसे लगते हैं, ये नहीं लगती कि दहेज लड़के ने मांगा था, नहीं। दहेज कैसी एलिगेशन लगती है कि दहेज मांगा था लड़के के माता पिता ने, दहेज मांगा था लड़की की बहन ने, शादी हो गई, शादी होने के बाद एफआईआर के कंटेंट में क्या लिखा जाता है कि मेरे को उत्पीड़न किया गया और मेरा बच्चा हुआ या ये हुआ, और उस टाइम भी इन्होंने मेरे को बोला कि घर जा और मेरे लिए पैसे लेके आ। या फिर एफआईआर में कंटेंट्स क्या डलवाते हैं, हमें बोला था कि तू किस घर से आ गई है, तू कैसी लड़की है, गरीबों के घर की लड़की हमारे घर आ गई, हमारे बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे अमीर घरों के, तू तो एक बाइक लेके आई है, हमारे पास तो बेटे के गाड़ियों के रिश्ते थे। ऐसे करके दुनिया भर की कंप्लेंट होंगी। और मैं जो बात बोल रहा हूं ना, जिस जिसके केसेस चल रहे होंगे इनमें से एक आधी लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन 100% आपकी एफआईआर में होगी। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि ये 498A 406 में ये चलता ही चलता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी यही चल रहा होगा। और अगर लड़की ज्यादा तेज है या फिर उसका एडवोकेट ज्यादा स्मार्ट है तो वो आप पे अदर एलिगेशंस भी लगा सकते हैं कि जी इसने मेरा क्लाइंट है, या फिर लड़की आपके ऊपर हरासमेंट का केस डालेगी कि मेरे ससुर जी मेरे पे गलत नजर रखते थे, या मेरी सास ने भी मुझे मारा पीटा, या कुछ भी ऐसी एलिगेशन। अगर आपका छोटा भाई है, आप लड़के हैं और आपका छोटा भाई है, तो आप पे एलिगेशन लगा दिए जाएंगे छोटे भाई पे कि ये मुझे बुरी नजर से देखता था, मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ बोला। तो ये सब कॉमन पार्ट है जो आपके साथ चलता है। ये सब आपको बेसिक एफआईआर के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप ये सोचो ये सब क्यों किया जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपसे एंड ऑफ द डे में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के लिए किया जाता है। आपको जितना हरास किया जाएगा उतना ही एंड में आप सेटलमेंट के लिए पेमेंट्स पे टर्म से बैठते हो, फिर आपका केस मीडिएशन में जाता है, फिर मीडिएशन के बाद आप लोग केस को रेफर कराते हो आगे। अब मीडिएशन में आप लोग की सेटलमेंट होती है और आप लोग को बोला जाता है, लड़की कहती है जी मेरा शादी में 10 लाख लगा, 20 लाख लगा, 10 लाख लगा मान लीजिए, ठीक है। वो कहती है जी 10 लाख की ज्वेलरी भी थी, 10 लाख मेरे शादी पे खर्चा लग गया, 20 लाख रुपए हो गया जी। प्लस उसके बाद मेरे को जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन जो लड़की को लड़के की साइड से चढ़ेगा या लड़की की साइड से चढ़ेगा, सारा का सारा ही स्त्री धन कहलाता है। अब इस केस में इस स्त्री धन को भी वो लड़की क्लेम करती है। उसके बाद जो छोटे छोटे फंक्शंस पे उसके पेरेंट्स ने दिया होता है उसको भी वो लड़की अपने पैसों में क्लेम करती है। तो सारा मिला के मान लो 50 लाख का खर्चा बन जाता है। अब आप कहोगे जी हम तो ज्वेलरी सारी दे चुके हैं, वो कुछ पे मुकर जाएगी, कुछ पे देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज्वेलरी लौटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पुलिस स्टेशन में ही जाके एफआईआर के अगेंस्ट जो वो रिटर्न आर्टिकल्स पुलिस स्टेशन में जमा कराएगी कि ये मेरे आर्टिकल्स थे, उनको आपको देके रिटर्न में उनसे सबमिशन लेना है। एक तरीका। दूसरा तरीका आपको बचने का, जब आपकी सारी सेटलमेंट हो जाएगी तो आपको बोला जाएगा जी आपको 50 लाख रुपए देने हैं, बट आपके पास 50 लाख रुपए देने को नहीं है और जेन्युइन खर्चे भी नहीं होते, बट हाँ क्लेम डाला जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सेटलमेंट करनी है। हाँ ठीक है जी हम 50 लाख नहीं दे सकते, हम लोग 20 लाख 30 लाख, जहां आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सेटलमेंट हो जाती है, तो उस केस में लेट्स से आपकी 25 लाख पे दोनों हस्बैंड वाइफ की और पूरी फैमिलियों की सेटलमेंट हो गई। अब उसमें आपके बाद में इन दोनों के पार्टीज के बीच में एमओयू बनता है। उस एमओयू ड्राफ्ट को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। और ये आप ध्यान रखना, जहां लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा है वहां से आपकी एफआईआर खत्म नहीं होगी। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि इनहेरेंट पावर टू हाई कोर्ट को दिया गया है ये एफआईआर क्वैश करने की पावर।
तो जब आप लोगों की सेटलमेंट हो जाएगी तो सेटलमेंट डीड में जितना भी आपका पेमेंट टर्म होगा कि आप ऐसे ऐसे पेमेंट देंगे, लेट्स से आप कोई डिवोर्स पे फर्स्ट मोशन पे इतनी पेमेंट देंगे, सेकंड मोशन पे देंगे और एफआईआर क्वैशिंग पे इतना पैसा देंगे, तो जो जो आपके एमओयू के पार्ट होंगे जैसे फुलफिल होते जाएंगे तो आप लोग हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन एफआईआर लगाएंगे 482 सीआरपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें आप सारा वो एमओयू के डॉक्यूमेंट्स और लड़का लड़की और उसकी फैमिली जिन जिनके एफआईआर पे नाम होंगे वो सारे लोग हाई कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, जज साहब के सामने अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे और पूछा जाएगा जज साहब द्वारा कि आपका सारा पैसा मिल गया। लड़की को पूछा जाएगा आपको सारी डीडी मिल गई, सब पेमेंट्स मिल गई। फिर उसके बाद लड़की से पूछा जाएगा एफआईआर खत्म कर दी जाए, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई जबरदस्ती से तो आपके ऊपर कोई केस नहीं डाला जा रहा, कोई प्रेशर तो नहीं किया जा रहा। लड़की बोलती है यस, अगर लड़की बोलती है यस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी सेटलमेंट होगी, हमारा पैसा हमें मिल गया, तो उसके बाद हमारे ऑनरेबल जज साहब जो हाई कोर्ट के जज साहब होंगे वो क्या करेंगे, हमारी इस एफआईआर को क्वैश कर देंगे और एक ऑर्डर पास कर देंगे क्वेश्चन का, जो 498 है 406 के अगेंस्ट आपके ऊपर एफआईआर हुई है दिल्ली पुलिस में। और फिर वो एक ऑर्डर की कॉपी आपके लोअर कोर्ट में जाती है, फिर वो आपका ऑर्डर जो नीचे केस चल रहा है उस ऑर्डर के बिहाफ पे वो एफआईआर क्वैश कर दी जाएगी। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर एज पर द हाई कोर्ट डायरेक्शंस।